ये this is hopefully going to be our second last session and फिर से वही बात जो बार बार रिपीट मैं कर रहा हूँ आजकल के फलसफा प्रॉपर हैज एंडेड। ये अब हम कुछ एक थॉट्स, अब हम वेस्ट की पूरा हमने विजिट किया वेस्ट को, तो यूएसए रह जाए ऐसा नहीं होने देंगे। तो थोड़ा सा यूएस का भी, एक चम्मच यूएस भी होना चाहिए हमारे इसमें। तो वही क्या है ये क्वीन, इनका नाम विलार्ड वैन ऑर्मन क्वीन है। वैन क्वीन 1908 में पैदा हुए थे और 2000 में इनकी डेथ हुई, तो ये कल की बात है। तो इनके आपको इसीलिए यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ वगैरह भी मिल जाएंगे आराम से। 2000 तक तो मास मीडिया काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका था। दोस्त इनको वैन बुलाते थे। ओहायो में पैदा हुए थे हमारे क्वीन साहब। रबर कैपिटल थी दुनिया की ओहायो उस टाइम पे। रबर टायर्स बनाते थे ओहायो में। इनके फादर भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, टायर फैक्ट्री ही थी उनकी भी। Probably there is a hidden connection between these wheels and Queen's great love for traveling. तो ट्रैवलिंग बड़ी पसंद थी इनको। ये ख्वाहिश थी इनकी, एम्बिशन था कि जितना दुनिया घूम सके घूमे, चाहे इट वुड जस्ट मीन कि आपके फ्लाइट का ट्रांजिट किसी जगह है वही सही, पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाना है। कबड्डी की तरह बस छू के आ जाना है, बट जाना तो है। It was suggested that his autobiography, which is far more about his travels than about his philosophy, should have been called A Moving Man, क्योंकि इनका नाम वैन था। हमें कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमें पढ़ रहे हैं एसी ग्रिलिंग का, की जो हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है। और फिर लास्ट में मैं इनका थोड़ा सा सम अप करूँगा, थॉट रिपीट करूँगा, यही है जो टाइटल है, तो उसको भी देख लेंगे लास्ट में फिर से। लॉजिक की दुनिया में ये बहुत पहले एंटर हुए थे और ही बिगैन टू शो हिज एप्टीट्यूड फॉर लॉजिक वेरी अर्ली। ये लिखते हैं, एंड आई कोट, आई मे हैव बीन 9 when I began to worry about the absurdity of heaven and eternal life, and about the jeopardy that I was incurring by these evil thoughts. Presently, I recognized that the jeopardy was illusory if the doubts were right. कि जो 9 साल की उम्र में ही मुझे होने लगे थे हेवन और इटर्नल लाइफ के डाउट्स, तो उसकी वजह से तो दैट फीलिंग ऑफ लॉस, देन दैट फीलिंग ऑफ दैट डेंजर जो होता है वो, व्हेन यू बिगिन लूजिंग फेथ, जो डर आता है पहले पहले, तो कहता है अब मुझे लगता है कि दैट द jeopardy was illusory, वो डर, इट was illusory if the doubts were right। खैर, ओबरलिन कॉलेज में ये मैथमेटिक्स पढ़ने लगे। वहाँ पे इन्होंने रसल के बारे में सुना और ये मैथमेटिकल फिलोसफी एटसेट्रा। ही वाज लाइक, it was something like a new dawn for him। इसी वक्त इनका एक और इन्फ्लुएंस इन पे हुआ जेबी वॉटसन के बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी का। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी 2 मिनट के लिए आप समझ सकते हैं फॉर द पर्पजेस ऑफ आवर डिस्कशन। ऑब्वियसली हर एक चीज़ नुआंस्ड होती है, तो इसके भी 1000 नुआंस हैं। फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट एज ए सब पार्ट ऑफ नेचुरलिज्म। अब अगर आप ये भी पूछ रहे हैं नेचुरलिज्म क्या होता है, तो अभी आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, एवरीथिंग इज कॉजली डिटरमाइंड, योर बिहेवियर इज ऑल्सो कॉजली डिटरमाइंड बाई सर्टन थिंग्स, मोर मटीरियल थिंग्स। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेशन दिस मच शुड सफिस। इस वक्त एन वाइट हर्ट जो रसल के साथ थे,
प्रिंसिपिया डेवलप की थी उन्होंने मिलके, वो हार्वर्ड में पढ़ा रहे थे और वो रसल के साथ रहे थे। इफ़ यू कैन गेट रसल तो वाइट हेड ही सही। तो कोइन अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी देयर एंड सो दैट ही वुड स्टडी विद वाइट हेड। तो इनके सुपरविज़न में इन्होंने 1930 में पढ़ाई शुरू करी और अपनी पीएचडी 2 साल में मुकम्मल करी। पीएचडी में इनका टॉपिक था द लॉजिक ऑफ सीक्वेंसेस, ए जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिका। आपको दिख रहा है कि इन्होंने वहाँ पे इंडल्ज उसी चीज़ में किया जिस चीज़ के लिए गए थे। ट्रैवलिंग फेलोशिप मिली इनको, वियन्ना चले गए। वियन्ना में आपको याद होगा इस वक्त क्या हो रहा है, वियन्ना सर्कल, सब गर्मियाँ तो वहीं पे हैं। वहाँ पे श्लिक के लेक्चर सुने, वही शिल्क है जिनके बारे में हमने बात की। पता नहीं अल्लाह ताला ने इस वाले एरा में क्या रख दिया था ज़मीन पे। इट्स लाइक ये अलग ही दुनिया है। 1900s फर्स्ट 50 इयर्स, इट्स अजीब सी दुनिया है, इसमें सब कुछ है। All these scientists, the prophetic statement was like apt when he said कि याजूज और माजूज की कौम जब निकलेगी वो ऐसे निकलेगी कि जस्ट निकलेगी। हर जगह वही होंगे। खैर, तो यहाँ श्लिक के लेक्चर्स हैं और वहाँ वो वियना सर्कल से मुलाकात किए। अब नन अदर देन कर्ट गोडल से फर्स्ट हैंड मिल रहे हैं। अब ये बहुत बड़े नाम है। ये अनफॉर्चुनेट है कि ये एक ही आरा में सब आए और ये एक दूसरे को इतना ओवर शैडो करते हैं। अदरवाइज अगर अगर इनको स्ट्रेच करेंगे 1000 साल में, देन दीज पीपल आर रियली वेरी बिग नेम्स। एजे आयर एंड ऑल ऑफ दीज पीपल ही मेट देयर, and he also hoped to meet the great Wittgenstein. The great Wittgenstein, this is what he calls him. I've told you that कांट के बाद बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं विटगेंस्टाइन इज अ बिग नेम आफ्टर कांट। कांट से पहले ऑब्वियसली इट्स डेकार्ट, डेकार्ट से पहले इट्स एरिस्टोटल। अब वी डोंट एग्जिस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो बट वेस्टर्न प्रिज्म में ऐसे ही देखा जाता है कि इट इज सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेकार्ट, कांट, विटगेंस्टाइन। बट Wittgenstein, there might be 10 questions, but he is considered a very big name. तो ये भी उनको द ग्रेट विटगेंस्टाइन बुलाते हैं, as he described him in a letter to his parents. लेकिन विटगेंस्टाइन हजरत कैम्ब्रिज में थे तो मुलाकात हो नहीं पाई। इनफैक्ट कोई इनकी विटगेंस्टाइन से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। कोइन वॉर्सो चले गए। वॉर्सो जितना मुझे ध्यान है ये पोलैंड का शहर है। मुझे वॉर्सो वॉर्सो पैक्ट से याद आया। बाय द वे, लगे हाथ वाला इंफॉर्मेशन, नाटो जो है ना, NATO, ना ये वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस, वैसे USSR का एक अलायंस था, वॉर्सो पैक्ट कहते हैं उसको। तो उसी से मुझे याद आ रहा है कि इट्स प्रोबेबली इन पोलैंड। तो वहाँ चले गए, वहाँ ये लॉजिशियन से मिले, स्टैनिस्लॉ लेस्निस्की, एल्फ्रेड टर्स्की, जैन जैन लुकासेविक्स। फिर प्राग चले गए। अब इनके नाम में ही वैन था तो आप समझ ही सकते हैं कि रुकेंगे कहाँ एक जगह। अब प्राग चले गए। The most significant part of his visit, for here he attended whose lectures? Another very big name, Carnap. इनका भी हमने थोड़ा बहुत फलसफा देखा था इससे पहले और वहाँ इन्होंने बड़े डिस्कशंस उनके साथ किए। कोई ना लिखते हैं इन डिस्कशंस के बारे में, आई ईगरली अटेंडेड कार्नप्स लेक्चर्स, मैं बहुत मन होता था वहाँ टू बी देयर। कोइन लिखते हैं, ही वॉज माई ग्रेटेस्ट टीचर, आई वॉज वेरी मच हिज डिसाइपल फॉर 6 years। फिर कहते हैं क्वीन के बाद में थोड़ा थोड़ा उनके भी व्यूज़ एवॉल्व हुए, मेरे भी व्यूज़ एवॉल्व हुए और थोड़ा सा हम डाइवर्ज होना शुरू हो गए। बट इवन व्हेन ही डिसएग्रीड, he was still setting the theme. The line of my thought was largely determined by problems that I felt his position presented.
मेरा फ़लसफ़ा किन प्रॉब्लम्स को आंसर करता है जो कारनाब ने खड़े कर रखे हैं मसले। कोइन ये कह रहे हैं। फिर यूएस नेवी ज्वाइन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये छोटा सा टाइम रहा इसमें। वापस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आए। कोइन की ज़िंदगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अराउंड और एजुकेशन और एकेडमिक्स के अराउंड ही घूमी। माशाल्लाह खुदा ने उनको बहुत लंबी ज़िंदगी भी दी, 92 ईयर्स की। क्रिसमस फर्स्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट ईयर ऑफ 20th सेंचुरी, क्रिसमस डे वो दुनिया से रुखसत हुए। छोड़ के गए लगभग 20 किताबें, दर्जनों पेपर्स with contributions to theory of knowledge, logic, philosophy of language, philosophy of science, इन सारे फील्ड्स में दुनिया भर के इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स मिले, अवार्ड्स मिले, मेडल्स मिले। ये फिलॉसफी के दुनिया के टोनी स्टार्क है। मोस्ट पब्लिकली ऑनर्ड फिलोसफर ऑफ द सेंचुरी। इनका मेन टेक्स्ट जो हमको समझने का है वो है टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। वहाँ पहुँचने से पहले कुछ एक चीज़ें और समझते हैं। फिलोसफिकल आउटलुक जो क्वेन का था उसके दो सेंट्रल कमिटमेंट्स हैं जिन पे ये खड़े हैं। दायां पैर नेचुरलिज्म पे खड़ा है, बायां पैर एक्सटेंशनलिज्म पे खड़ा है। ये दोनों पे खड़े होकर ये अपने फलसफा करेंगे अब पूरा। ये वर्ड्स नेचुरलिज्म आपको तो आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंशनलिज्म यू वुड अंडरस्टैंड। नेचुरलिज्म भी, बट एक्सटेंशनलिज्म नया है, हमने इसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया। इनका जो नेचुरलिज्म है उसका मतलब ये कि he would regard natural science as offering the best explanation of what we have in front of us. That means साइंस ही हमारी ऑन्टोलॉजी है, साइंस ही हमारी एपिस्टेमोलॉजी है। कहने का मतलब हम क्वीन का ये मानना है कि सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन जो हमारे आसपास का फिनोमेना है, हमारी कायनात है, हमारा एक्सपीरियंस है, इसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन साइंस ही देती है। और फंडामेंटल टू दैट क्लेम इज कि सुपर नेचुरल कुछ नहीं है। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे समझे आप कि मैटर इज व्हाट इज एंड एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अलूडिंग टू फैक्ट्स रिलेटेड टू मैटर। ज़ाहिरी कोई बातनी चीज़ें नहीं है जिनसे बाकी कॉज और इफेक्ट का रिलेशन मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल थॉट है, इससे आपको ये डिस्टिंक्शन सबसे इजीली समझ आ जाएगा। थॉट इज समथिंग विच अपीयर्स टू अस बाय आवर इंस्टिंक्ट एज इमटेरियल। ये गैप से आते हैं ये ख्याल। क्वीन वुड बी लाइक चुप हो जाओ, कोई गैप से नहीं आते। माइंड इज अ क्रिएशन ऑफ मैटर कॉल्ड ब्रेन। दिस इज अ नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन। हाउ see these atoms work like this, they make neurons, they do this, they do that. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर का काफ़ी सारा पार्ट वी से कि इट कम्स फ्रॉम आवर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, आते हैं गैप से ये सारे मसाइल। बट नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन में भी कोई गैप वैप नहीं है। दिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय दिस फिजिकल इशू। तो मैं साइकोलॉजिकल एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज वहाँ पे आपको सटलिटी इजीली दिखती है, इमटेरियलिटी। बाकी दुनिया में भी ऐसा ही है। दैट इज कॉल्ड नेचुरलिज्म। वेरी क्रूड डेफिनेशन ऑफ इट, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग इज nuanced। अब ये साइंस में इनका एक और रुझान था, उसको हम बोलेंगे फैलिबलिस्टिक। तो ये फैलिबलिस्ट थे एपिस्टेमोलॉजी में। अब ये कौन सी नई सिरदर्दी है फैलिबलिस्टिक? ये कोई मुश्किल टर्म नहीं है, फैलिबल से निकला है ये वर्ड।
फैलेबल मतलब जिसमें गलती के चांसेस हैं। तो ही इज़ नॉट सेइंग, बट दिस डज नॉट मीन दैट ही इज सेइंग साइंस में गलती का चांस है। फैलिबलिस्टिक मीन्स कि इवन इफ दे आर नॉट 100% ट्रू वी कैन टेक देम प्रैक्टिकली टू बी ट्रू। कहने का मतलब यही, अगर आप फिलोसफर से बहस करने लगो वो आपको बोलेगा आप बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि आप बात कर रहे हैं, आप हैं ही नहीं। तो यू कैन प्रूव दैट 100% एम्पिरिकल जो आपके सामने चीज़ें हो रही है इनको साबित करना टू द हाईएस्ट डिग्री ऑफ रैशनैलिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। वी हैव टू सेटल विद फेथ समटाइम्स। दैट्स ए फैलिबलिस्टिक काइंड ऑफ फैलिबलिस्टिक वे कि नो, कुछ लेवल तक का एविडेंस इज एनफ। Even though we are not able to prove a thing with 100% certainty, we can still accept certain propositions. That's a fallibilistic view. Now, fallibilistic view में रिवीजन की पॉसिबिलिटी होती है, साइंस में रिवीजन की पॉसिबिलिटी है। अभी आपको दिखेगा ये साइंस में किस हद की रिवीजन का एक्सेप्ट करते हैं, वो हम देखेंगे कुछ देर बाद। अब जब उस्ताद यहाँ पे खड़े हो गए तो बाकी सबको ये रिजेक्ट कर देते हैं। So you would reject the idea that there is a philosophical platform outside science, जहाँ से हम assumptions, theories, methods ये सारी चीज़ें डिराइव करेंगे और फिर साइंस में अप्लाई करेंगे। नहीं, साइंस खुद कोर्स करेक्शन कर सकता है, फिलॉसफी यही है, बस साइंस है फिलॉसफी, दैट्स ऑल इट इज। साइंस को एक्सेप्ट करके हमको हमारी ऑन्टोलॉजी भी मिल जाती है। ऑन्टोलॉजी मतलब व्हाट इज, व्हाट एग्जिस्ट्स। इस व्यू को फिजिकलिज्म कहते हैं। The view that what exists is what is describable in physical terms. ठीक, तो ये व्यू हमको जानने की क्यों ज़रूरत है? एरिस्टोटल, प्लेटो, एरिस्टोटल नहीं, प्लेटो, प्लेटो रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि प्लेटो किस पे खड़े थे? आइडियाज़ पे। आइडियाज़ फॉर्म्स कहाँ है? फिजिकल तो नहीं है, वो तो कहती हैं किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो गया। सो देयर आर नो नॉन फिजिकल एंटिटीज फॉर क्वेन। तो गॉड, एंजल्स ये सब भी गए, प्लेटो की फॉर्म्स भी गए, आके बैठे भी न थे, निकाले भी गए। फिलोसफी ऑफ माइंड, इसके बारे में क्या होगा इनका ओपिनियन? नेचुरलिस्ट है, फिजिकलिस्ट है। कंक्लूजन आपके सामने क्लियर है, ये जितना भी केमिकल लोचा है यही क्रिएट करता है मेंटल इमेजेस को। सो ऑल मेंटल फेनोमेना दे अराइज कॉजली फ्रॉम फिजिकल फेनोमेना ओनली। इसमें मसाइल पैदा होते हैं ऐसे सोचने में, बहुत बड़े मसाइल जो अभी हम नहीं एक्सप्लोर करेंगे, कभी ना कभी आ ही जाएंगे हमारे डिस्कशंस में। डिटर्मिनिज्म का मसला इससे बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। एंड correlatively it means that the associated epistemology is thoroughgoing empiricism. अब हजरत एम्पिरिसिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये हजरत कह रहे हैं कि हमने ऊपर लिखा है टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म, हमने बोला हम क्वेन की क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे एम्पिरिसिज्म की। ये कह रहे हैं कि इस सब को मिला जुलाकर क्वेन बिकम्स ए थॉरो गोइंग एम्पिरिसिस्ट। ये कंक्लूजन आपको लास्ट में समझ आ जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन यू वुड अंडरस्टैंड हाउ क्वेन एक्चुअली बिकम्स a bigger empiricist than all other empiricists. When he is criticizing empiricism, he is actually showing them that you still have certain rational things inside you. You're not entirely empirical. So, and then he takes them to that higher level. We'll see that in a while. ग्रेलिंग कहते हैं कि देयर इज अ सरप्राइजिंग ट्वीक इन क्वीन्स नेचुरलिज्म. He felt obliged to add one category of abstract entities. आप में से जो हमजा यूसुफ को जानते हैं और उनको सुना है तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं अक्सर when he is talking about mental constructs कि not everything comes from empirical knowledge. He gives one example every time. मतलब he could give 10 but he gives one.
that is sets. Groups don't exist in nature. A particular cow exists, group of cows does not exist. A group is a formation of the mind. तो यहाँ पे एक माइंड का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट आपको दिख जाता है. नाउ हमजा यूसुफ इज ऑल्सो नॉर्थ अमेरिकन and well versed in North American tradition because he belongs to a traditional family in North America, traditionally educated family. तो और ये भी वहीं के फिलोसफर है. तो it seems to me that he is acquainted with Cohen's falsafa and he is getting it from here. What is he getting from Cohen? Because even a radical empiricist like Cohen had to accept sets which are required for doing any kind of mathematics. And science is impossible without mathematics. Mathematics is not entirely possible without sets, and you have to accept sets. So Queen क्या करते हैं? Queen accepts that sets exist as well. तो probably Hamza Yusuf gets it from here. कि ये तो आप कम से कम स्टार्ट, फिर वही मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर लो उस पर. कि एक चीज़ मान ली आपने, बस फ्लड गेट्स ओपन हो गए. ये कहते हैं ड्रिलिंग, बट दिस इज कंसिस्टेंट विद क्वेन्स अदर कमिटमेंट. वो क्या है दूसरी कमिटमेंट क्वेन के? वो है एक्सटेंशनलिज्म. अभी हमने नेचुरलिज्म देखा, एक पैर इस पे खड़ा है, दूसरा पैर एक्सटेंशनलिज्म पे खड़ा है. अब ये क्या है? ये नई सिरदर्दी है. ये देखते क्या है. हमने फ्रेगे का मसला सुना नहीं, हमने उनका फलसफा नहीं पढ़ा. पहले आप इस पैराग्राफ को सुने. मैं इसको इन वन गो पढ़ता हूँ पूरे पैराग्राफ को, एंड मोस्ट ऑफ इट यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सम ऑफ यू माइट बी, पर इसको पहले सुने. ये कहते हैं, एज नोटेड इन कनेक्शन विद फ्रेगे's solution to the puzzle about contexts in which co-referring terms cannot be intersubstituted, salva veritate. Salva veritate मतलब preserving the true value of the thing. So दो terms को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. एन extensional context or language is one where such intersubstitution can happen without trouble, whereas an intentional context is one where intersubstitution can change the truth value of the sentence in which the term is embedded. For example, Cicero wrote on friendship is true and remains so even when Tully is substituted for Cicero. ये हिंदी वाला टली नहीं है, ये सिसेरो का नाम है, TULLY. But Tully cannot be substituted for Cicero in this statement. Tom believes that Cicero wrote on friendship. Because whereas it is true that Tom believes that Cicero wrote the book, if he does not know Cicero and Tully are the same person, it will be false that he believes that Tully wrote the book. ये क्या कहा आप इनने? इसको समझने के लिए हमको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, फ्रेगा के पास जाना पड़ेगा. चलते हैं फ्रेगे के पास 2 मिनट के लिए, इसको समझने के लिए जो ये बात की गई है. कंसिडर द आइडेंटिटी स्टेटमेंट. आइडेंटिटी स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी मतलब Jane Austen is Jane Austen. The second statement is, और फर्स्ट स्टेट, ये दो पार्ट्स को के बीच में is है. So is here is of identity. The first part and the second part are same. ये हो गया आइडेंटिटी वाला is. So 1 + 1 is equal to 2. ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है. 1 + 1 और 2 ये दोनों एक ही चीज़ है. जेन ऑस्टन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो जेन ऑस्टन इज से पहले है, द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इसके बाद है. ये स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी है, ये इज़ यहाँ पे. तो ये आइडेंटिटी का इज़ है. तो जेन ऑस्टन और द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस आर वन एंड द सेम थिंग, आइडेंटिकल विद ईच अदर. तो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी. अब इन स्टेटमेंट्स को आप देखें ज़रा. 1 + 1 is equal to 2. जेन ऑस्टन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. ये हम कहाँ हैं अभी?
अभी हम फ्रेगे के यहाँ हैं, वहाँ पे बात चल रही है। द मॉर्निंग स्टार phosphorus is identical to the evening star Hesperus. लॉजिकली स्पीकिंग ये सारे स्टेटमेंट्स का फॉर्म क्या है? x इज इक्वल टू एक्स। पहले वाले में 1+1 = 2, x इज इक्वल टू एक्स। दूसरे वाले में जेन ऑस्टन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, x इज एक्स। तीसरे में द मॉर्निंग स्टार फॉस्फोरस इज आइडेंटिकल टू द इवनिंग स्टार हेस्पेरस, x इज आइडेंटिकल टू एक्स। सभी का यही फॉर्म है, दो दे अपेयर as if first is x, second is non-x. 1+1 if that is x, 2 is something different than 1+1, but otherwise it is also x. If 1+1 is equal to x, then x is equal to 2. ठीक, तो they appear as a is equal to b, where a and b are different expressions. Jane Austen is a different expression and is the author of Pride and Prejudice. The author of Pride and Prejudice ये एक अलग स्टेटमेंट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है, yet they are in the form of x is equal to x, meaning that 1+1 is equal to 1+1. Jane Austen is Jane Austen, yet they are different as well, because if you say Jane Austen is Jane Austen, it is definitely something different from saying Jane Austen is the author of Pride and Prejudice. क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस? अब ये नहीं कहना लेंथ ऑफ स्टेटमेंट डिफरेंट है, that's also a difference. For one thing, Jane Austen is Jane Austen gives us no information whatsoever. Jane Austen is the author of Pride and Prejudice. It is more informative than the first statement. So कुछ तो है इसमें एक्स्ट्रा। तो 100% सिनोनिमस है क्या जेन ऑस्टन एंड द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो ये इज आइडेंटिटी का इज है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। Whereas you can determine the truth of x is equal to x just by looking at it. Jane Austen is Jane Austen. Okay, fine, yeah, I get it. I accept it. कोई मसला नहीं है इसमें। You cannot determine the truth of the morning star is the evening star without doing some astronomy. तो क्या ये आइडेंटिटी का इज है? आगे बढ़ते हैं। फ्रेगे ने इसके साथ, इस प्रॉब्लम के साथ डील करना स्टार्ट किया, जो पजल कह रहे थे ना हमारे इस वाले पैराग्राफ में, एज नोटेड इन कनेक्शन विद फ्रेगे's सॉल्यूशन टू द पजल। पजल क्या है? यही है। Frege dealt with the problem of distinguishing between reference. Reference is a technical term here. Reference of a term. Reference मतलब what is it referring to? What is it denoting? And sense of term. तो इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने बोला हर एक टर्म जो होती है, term can be a word, it can be more than one word. For example, the author of Pride and Prejudice is a term. Jane is also a term. तो you understand term. तो टर्म क्या करते हैं? ये कहते हैं कि टर्म में दो चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट सिंपली व्हाट इट डिनोट्स, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ए सेंस। देयर आर टू थिंग्स। ठीक है उस्ताद, आगे बताइए। तो क्या कहते हैं? पहले तो आप ही डिस्टिंग्विश इन दोनों में करें। रेफरेंस ऑफ ए टर्म दैट विच इट डिनोट्स, and sense of the term, which very informally might be thought of as its meaning, but is better described as what one knows when one knows how to locate the referent. अभी इसके लिए मीनिंग ही आप समझे इसका मतलब। वन, द थिंग दैट इट डिनोट्स। सेकेंड, व्हाट यू मीन बाय इट। जैसे टली वाला एग्जाम्पल, टली वाले एग्जाम्पल में इफ़ यू वुड से फॉर एग्जाम्पल शाकिर, Shakir knows Cicero का नाम Cicero, that's all he knows. And he knows he wrote On Friendship. If you ask Shakir, did Tully write that book On Friendship? You'd say no. So why? Say, because Cicero wrote it, I know it. So now you would be able to differentiate between sense and reference. Both the terms do refer to the same person. Identity है दोनों terms में. But sense में difference है. सेंस में कैसे डिफरेंस है? बिकॉज शाकिर के लिए टली वर्ड डज नॉट रेफर इन सेंस टू दैट थिंग। इसको समझेंगे आप कुछ देर में, और या अगर मुझे समझाना नहीं आ रहा बट यू विल अंडरस्टैंड इट। सो
The morning star is the evening star is a true identity statement in virtue of the fact that the expressions morning star and evening star both refer to the same thing. Denotation same है दोनों की. Reference of the term is same. But they differ in sense, which is to say, well, what had been thought of to be two stars, the first lingering visibly in the morning, the second shining in the evening, were discovered to be the exactly same heavenly body later. जब वो नहीं पता था हमको कि वो दोनों सेम हैं, तब उन दोनों का सेंस डिफरेंट था. The second puzzle also arises from the consideration of identity, this time in relationship with the fact that if A and B refer to the same thing, ये अभी टर्म एक यूज हुई थी को-रेफरेंशियल. को-रेफरेंशियल मीन्स दो टर्म्स विच रेफर टू द सेम थिंग. आप इसको कॉमन लैंग्वेज में सिनोनिम भी कहते हैं. सिनोनिम. तो व्हेन ए एंड बी रेफर टू द सेम थिंग, तब क्या मसले होते हैं पैदा. देखिए तब क्या मसले पैदा होते हैं. दैट मीन्स व्हेन दे आर को-रेफरेंशियल, दे रेफर टू द सेम थिंग. ए इज राउंड आपका स्टेटमेंट है. इफ ए एंड बी रेफर टू द सेम थिंग, यू कैन से बी इज राउंड, राइट. The truth value of the original sentence A is round वो चेंज नहीं ना होगी if you substitute A with B. आप समझ रहे हैं. जैसे Jane Austen is a woman, इसकी ट्रूथ वैल्यू है ये सही है. Jane Austen is a woman. अब आप कह रहे हैं जेन ऑस्टन इज द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस. जेन ऑस्टन और प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऑथर वन एंड द सेम थिंग है. तो आप इस स्टेटमेंट में जेन ऑस्टन के बदले आप प्राइड एंड प्रेजुडिस का ऑथर लिखे. द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ वुमन. तो ट्रूथ वैल्यू चेंज हो गई इस स्टेटमेंट की? नहीं हुई. ये अभी भी ट्रू ही है. नाउ दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरसब्स्टिट्यूटिविटी ऑफ को-रेफरेंशियल टर्म्स, salva veritatis. दैट मीन्स विद प्रिजर्विंग द ट्रूथ वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं टर्म्स को. ये सेंटेंस भी यहाँ पे यूज हुआ जो हम क्विन के यहाँ पढ़ रहे थे. कोई भी लैंग्वेज जैसे यही स्टेटमेंट था जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, को रेफरेंशियल टर्म्स को एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को एक्सटेंशनल लैंग्वेज कहेंगे. ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं होगी कि वो किसी चाइनीज़ में बोल रहे हैं, ग्रीक में, मंडेरियन में, नहीं. एक लैंग्वेज कोई मान लीजिए इंग्लिश हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में इफ़ यू कुड मेक इट अ पार्ट ऑफ इट, एक सेंटेंस आपने ऐसा यूज़ किया जो एक्सटेंशनल है और दूसरा सेंटेंस है जो नहीं है, सो दिस ऑल द स्टेटमेंट्स उनका ग्रुप बना के दैट वुड बी एक्सटेंशनल लैंग्वेज. इट्स मोर साइंटिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशनल होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज एक्सटेंशनल होती है. फॉर नाउ एनी लैंग्वेज जिस पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि आप इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट्स एन एक्सटेंशनल लैंग्वेज. हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, कोइन का दूसरा पैर कहाँ पे खड़ा है हम उसको समझ रहे हैं. उसको समझने के लिए हम फ्रीगे के पास आए हैं. अब फ्रीगे आगे कहते हैं लेकिन कंसिडर दिस. वापस चलते हैं उस एग्जाम्पल में कि टली और सिसेरो सेम पर्सन है. ये हमारे शाकिर साहब को नहीं पता. सिसेरो को पूरा नाम मार्कस टलियस सिसेरो था. ये शाकिर साहब को नहीं पता. शाकिर को पता है सिसेरो रोट ऑन फ्रेंडशिप. He doesn't know Cicero and Tully are one and the same thing. So the statement is Cicero wrote on friendship. इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है when शाकिर says this sentence? इसकी ट्रूथ वैल्यू हाँ ये सही बात है. Now Cicero and Tully are one and the same thing, है ना? Because they are one and the same thing. Shakir doesn't know it, that's okay, but we know it, right? So we can say Shakir knows, Shakir believes Cicero wrote on friendship. इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू बिकॉज शाकिर डज बिलीव इट. इस सेंटेंस में सिसेरो वर्ड को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या टली से, बिकॉज आई नो सिसेरो एंड टली आर सेम थिंग. कैन आई से शाकिर बिलीव्स दैट टली रोट
ऑन फ्रेंडशिप। अब आपको पता चल गया होगा एक्सटेंशनल लैंग्वेजेस के अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस हो सकती है। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंटर सब्स्टिट्यूटिविटी of co-referential terms, if that would hold, then the true value of the statement Shakir believes that Cicero wrote on friendship and Shakir believes that Tully wrote on friendship. The truth value of both the statements would have been same. But you know that he does not know that Tully is another name of Cicero. And you know that he does not believe that Tully wrote it. So we cannot actually substitute Tully for Cicero. And we cannot reserve the true value of the statement, truth value. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ऑफ इंटर सब्स्टिट्यूटिविटी फेल हो गया। ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, बिलीव्स दैट, नोज दैट, होप्स दैट, इंटेंट्स दैट, दीज आर रिपोर्ट्स ऑफ प्रोपोजिशनल एटीट्यूड्स। कहने का मतलब एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोपोजिशन, and it invariably follows with a that word. Shakir believes that XYZ. Tom hopes that XYZ, and so on. Right? XYZ can be any proportion. Evidently, when a referring expression occurs inside a propositional attitude context, it does not refer to its normal straightforward way, and that explains the failure of intersubstitutivity principle. Languages or contexts in which the principle does not hold, these are called intentional languages or contexts. कहने का मतलब प्रोपोजिशनल एटीट्यूड, इनको हम इंटेंशनल कंटेक्स्ट्स कहते हैं। अब फ्रेगे साहब तो इसको फिर और आगे डील करते हैं कि वो उसको मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये दोनों को एक ही कर सकते हैं फिर से। बट हमें हमारा काम हो गया, हम इनसे रुखसत होकर वापस पहुंचते हैं अमेरिका, और अब इस सेंटेंस, इस पैराग्राफ को फिर से सुनते हैं। क्या था? As noted in connection with Frege's solution to puzzle that about contexts in which co-referring terms cannot be intersubstituted, यही इंटेंशनल वाले जहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं हम। An extensional context or language is one where such intersubstitution can happen without trouble. ये हमने अभी अभी अब देखा। Whereas an intentional context is one where intersubstitution can change the truth value. ये हमने अभी अभी देखा। Cicero wrote on friendship is true and remains so even when Tully is substituted for Cicero. But Tully cannot be substituted for Cicero in Tom believes that Cicero wrote on friendship. Because whereas it might be true that Tom believes that Cicero wrote on friendship, if he does not know Cicero and Tully are the same person, it will be false to say that he believes that Tully wrote on friendship. क्वीन का मानना है only acceptable language is extensional. ये इसलिए हम ये पूरी बात कर रहे थे, ये खड़े किन दो जगहों पे है। And that attempting to explain anything, चाहे वो लॉजिक हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, using intentional concepts as meanings or analyticity or model notions such as possibility or necessarily, this is all mistaken. The paradigm of an extensional language is predicate logic, and it can be used to ascertain the ontology of any given theory by paraphrasing it into logical terms in a manner similar to Russell's treatment of sentences containing descriptive phrases. Anything X that the theory quantifies over, that is, uses a quantifier to say there is at least one X, is being claimed by the theory to exist.
क्वीन, इसको फिर से हम देखेंगे क्या कह रहे हैं, अभी पहले इसको पूरा देखते हैं। क्वीन encapsulated this in the slogan, to be is to be the value of a variable. Note that what a theory is prepared to quantify or tells us only what that theory says exists. It does not tell us what in fact exists. अब फिर से इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। यही एक पैराग्राफ इस पूरे में ट्रिकी है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। The paradigm of an extensional language is predicate logic, and it can be used to ascertain the ontology of any given theory by paraphrasing it into logical terms. Extensional language को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? To determine the ontological statement or status of a thing. How? जैसे रसल ने एटॉमिक प्रोपोजिशंस में किया था, जैसे हमने कैट इज ऑन द मैट वाले स्टेटमेंट के साथ किया था कि कैट का एक एटॉमिक फैक्ट है दुनिया में, एक कैट है, और मैट, उसका भी पैरेलल एक एटॉमिक फैक्ट है दुनिया में कि एक मैट है। और फिर जो इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कैट इज ऑन द मैट, वो जो बाहर दुनिया में वो फैक्ट हैं दो, उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम है। So that was in a way determining the ontology through language. So he is saying कि it can be used to ascertain the ontology of any given theory by paraphrasing it into logical terms. वैसे ही जैसे रसल ने अपने यहाँ सेंटेंसेस के साथ किया था। अब इसका ये एग्जाम्पल देते हैं। एनीथिंग एक्स, जिसको थियरी क्वांटिफाई कर सकती है। क्वांटिफाई करना है तो मैथमेटिकल टर्म्स में उसके बारे में बात कर सकती है, नंबर्स के टर्म्स में, कैन बी पुट इन ए वेरिएबल, इट्स एक्स, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। जैसे वेव्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, देन यू से देयर इज अ क्वांटम ऑफ लाइट, एंड दैट वाज a new way of looking at light, that it has a particle nature because particles can be counted, so that's a quantified view of light. So quantum means a group, a packet. So कोई थियरी जो क्वांटिफाई कर सकती है, मैथमेटिकल टर्म्स में किसी चीज़ को बता सकती है, दैट इज इट यूजेस अ क्वांटिफायर. फॉर एग्जांपल, देयर इज एटलीस्ट 1x और देयर आर 10x, सो इट्स क्वांटिफाइड. यू कैन नॉट से लव के बारे में, यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, बट यू कैन क्वांटिफाई बोन्स, buses, cars. You cannot quantify empathy. ठीक? So there is at least one is being claimed by the theory to exist. So what can be quantified exists. क्वीन इसको अपने स्लोगन में कहते हैं, टू बी इज टू बी द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. लेकिन इसमें ध्यान रहे कि what a theory is prepared to quantify or tells us what according to that theory exists. It doesn't tell us anything about what in fact exists. If for other reasons we have good grounds for rejecting the existence of that x, then that is a reason for rejecting or adjusting the entire theory. And how do we decide? We use our scientific theories to decide what exists. तो ये उनका फैलिबलिज्म इसमें आपको फिर से दिखा होगा. Additionally, Quinn required that for anything to be a legitimate entity, it must have a clear criteria of identity. क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए. अब ये क्या है नया क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी? ये कहने का मतलब ये हुआ, इट मस्ट बी पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश दैट थिंग फ्रॉम अदर थिंग, दैट्स इट. इफ यू आर सेइंग क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि इफ यू से दिस इज एक्स, देन इट शुड नॉट बी वाई. एक्स और वाई में डिफरेंस होना चाहिए क्लियर कट. फिर से सुने अब इसको. क्वीन रिक्वायर्ड दैट फॉर एनीथिंग टू बी ए लेजिटिमेट एंटिटी, it must have a clear criteria of identity. That is, it must be possible to distinguish a thing X for anything Y.
and he demonstrates this by showing how something without clear identity criteria, वो उसके साथ क्या होगा अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, जहाँ पे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा। अब ये एग्जांपल लेते हैं पॉसिबल फैट मैन। अब ये पॉसिबल फैट मैन क्या है? ये जिसको डिस्टिंग्विश करना, क्लियर आइडेंटिटी जिसकी नहीं है। अब देखिए, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या क्या मसाइल पैदा होंगे। क्वीन के खुद के वर्ड्स हैं। ही राइट्स, पेपर का नाम है फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने एक पॉप कल्चर रेफरेंस ली है, अपने पेपर का नाम है, ये पूरी लाइन है फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अल्लाह ताला का ये अलग ही एक सिलसिला है। आजकल हमारे रूम में भी ज़्यादा लड़कियां ही हैं माशा अल्लाह, तो ये अदरवाइज लड़के समझ जाते जल्दी। गाने में है कि फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड मैरी अ वुमन अगलियर देन यू। तो फिर वो पूरे गाने में उसकी डिटेल बताते हैं कि क्यों, कि लॉजिकली क्यों है। तो वहाँ से उन्होंने ये लिया है नाम। आप सुने उस गाने को, बड़ा अच्छा गाना है वो। खैर, पॉसिबल फैटमैन के पास आते हैं। क्वीन लिखते हैं, एंड आई कोट, टेक फॉर इंस्टेंस द पॉसिबल फॉर फैट मैन इन दैट डोरवे, एंड अगेन द पॉसिबल बॉल्ड मैन इन दैट डोरवे। दो आपको लेने हैं क्या? द पॉसिबल फैट मैन इन दैट डोरवे एंड अगेन द पॉसिबल बाल्ड मैन इन दैट डोरवे। टकले हजरत और मोटे हजरत, पॉसिबल। आर दे द सेम पॉसिबल मैन और टू पॉसिबल मैन? कह सकते हैं आप। आइडेंटिटी क्लियर है, नहीं कह पाएंगे। हाउ डू वी डिसाइड हाउ मेनी पॉसिबल मैन आर देयर इन दैट डोरवे? आर देयर मोर पॉसिबल थिन ones than fat ones? Is the concept of identity simply inapplicable to unactualized possibilities? But what sense can be found in talking of entities which cannot meaningfully be said to be identical with themselves and distinct from any other? His slogan for this principle is no entity without identity. अब ये भी हिस्टोरिकल रेफरेंस है ये स्टेटमेंट, ये नो एंटिटी विदाउट आइडेंटिटी। ये अमेरिकन का स्लोगन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हिस्टोरिकली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये स्टेटमेंट यूज हुआ था। उससे पहले नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये उसी का पैरेलल है। नो एंटिटी विदाउट आइडेंटिटी। अब आते हैं हम फलसफा प्रॉपर, जो हमको समझना था क्वेन के यहाँ। क्रिटिक ऑफ एम्पिरिसिज्म। Quinn's attack on analytic synthetic distinction comes in a famous paper titled Two Dogmas of Empiricism। 1951 1951 में ये पेपर इन्होंने लिखा। In which although himself a thoroughgoing empiricist, ये thoroughgoing empiricist के लिए वर्ड यूज मैंने ज़्यादातर लिटरेचर में देखा है radical empiricist, इन्होंने लेकिन thoroughgoing लिखा है। दिस इज कॉल्ड ब्रिंगिंग ऑथर्स टू द टर्म्स, कि किसी और ने रेडिकल लिखा है, इन्होंने thoroughgoing लिखा। दिस इज द सेम थिंग। ही एड्रेस्ड द रेस्पेक्ट्स इन विच ही थॉट पॉजिटिविज्म हैड गॉन रॉन्ग। क्विन के वर्ड्स में क्या है ये डॉगमास दो उनके? वन डॉगमा इज अ बिलीफ इन सम फंडामेंटल क्लीवेज बिटवीन ट्रुथ्स विच आर एनालिटिक और ग्राउंडेड इन मीनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ एनालिटिक, आपको पता ही है क्या होता है, एंड ट्रुथ्स विच आर सिंथेटिक। Analytics are grounded in definition, in meanings independently of facts, or synthetic, they are grounded in facts. क्विन कहते हैं पहली डॉगमा आपकी यही है कि ये दोनों अलग हैं, कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है। दिस इज अ डॉगमा। द अदर डॉगमा इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है? The belief that each meaningful statement is equivalent to some logical construct upon terms which refer to immediate experience। समझेंगे ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि यही समझना है इनके यहाँ।
यही दो चीज़ें। तो क्या है दो डॉगमा, दूसरी डॉगमा रिडक्शनिज्म, समझेंगे क्या होता है। पहली डॉगमा सिंथेटिक और एनालिटिक, ये अलग चीज़ें हैं। लेट्स सी व्हाट द बुक सेज। ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने एनालिटिक और सिंथेटिक डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट किया, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जहाँ पे ये खड़े हैं उसका, एक्सटेंशनलिज्म का ये फतवा है। Because the idea of analyticity essentially turns on the intentional notion of meaning. हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि अगर आप एनालिटिक एक्सेप्ट करेंगे, आप तब इंटेंशनल नोशन ऑफ मीनिंग से बात करना शुरू करेंगे। हम इसको मैं इसको लास्ट में सम अप करूंगा इन दोनों डॉगमास को क्विकली, लाइक इन 5 minutes. तो इफ़ यू मिस समथिंग हियर इट वुड गेट रिपीटेड इन इजी लैंग्वेज, जो मैं वो लास्ट में करता हूँ कुछ कुछ फिलोसफीज में, कि व्हाट वाज एक्चुअली क्वीन सेइंग आसान भाषा में। अभी वील फॉलो ग्रेलिंग। क्वीन का क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर मीनिंग्स। कि जो आप एनालिटिकल स्टेटमेंट में कहते हैं अनमैरिड मैन आर बैचलर्स, तो आप फिर मुझसे कहते हैं कि अनमैरिड ही तो होता है बैचलर, इसकी मीनिंग ही है, या इसको बैचलर्स आर अनमैरिड ऐसे लिखें, तो बैचलर्स का मतलब ही होता है उस्ताद अनमैरिड। क्वीन अब इसी पे सवाल लगा रहा है, ये मीनिंग होता क्या है, ये इस पे सवाल पूछ रहे हैं। ग्रेलिंग ने इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको इसको लास्ट में बहुत इजी लैंग्वेज में बता दूंगा, बट लेट्स गो द डिफिकल्ट वे फर्स्ट। क्वीन आइडेंटिफाइज two kinds of statements standardly described as analytic. As a standard in philosophy, जिनको हम analytic statement कहते हैं, ये कहते हैं दो तरीके के वो statement है। Those that are logically true, including tautologies, such as no unmarried man is married. ये एक analytical statement है, logically true है, tautology है। और होते हैं नॉन tautologous statements, जैसे all bachelors are unmarried। पहला स्टेटमेंट था नो अनमैरिड मैन इज मैरिड, इसमें एक्चुअली क्या बोला है, मैरिड को ही नो नॉट मैरिड इज मैरिड, तो नो नॉट मैरिड बोला गया है। सो अनमैरिड आपको लगेगा कि डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड नहीं है, इट इज़ एक्चुअली सेइंग नो नॉट ए इज ए, ये कहा जा रहा है। तो इसीलिए टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट है, लॉजिकली ट्रू है, एनालिटिकल है। और दूसरा क्या है, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, यहाँ पे नॉट ए इज ए, ये नो नॉट ए इज ए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है बी इज ए, वेयर बी एंड ए हैव सेम मीनिंग, दे रेफर टू द सेम थिंग, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए तो दोनों स्टेटमेंट डिफरेंट है। सो यू माइट हैव थॉट कि डिफरेंस क्या है, नहीं ये डिफरेंस है, लॉजिकल डिफरेंस है जब आप उनको लॉजिकली कंस्ट्रक्ट करोगे। द फॉर्मर इज ट्रू बाय वर्च्यू ऑफ प्योर लॉजिक, इसमें नो या अन यूज हुआ, while the later it is also logically true, can be shown to be one by demonstrating that the terms are synonymous, bachelors and unmarried। पहले वाले पे अन का यूज, नेगेशन ऑफ नेगेशन हुआ, दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरे वाले में बैचलर्स और अनमैरिड सिनोनिमस है। और by replacing one of the terms with a synonym to reveal its underlying tautological character, that means all unmarried are unmarried। Now therefore the question is whether there is a clear notion of synonymity available। क्या सवाल पूछ रहे हैं गोयल कि ये जो आपने मुझे बोला ये सिनोनिमस है, ये लाया कहाँ से, ये बताओ मुझे। आप मुझसे कह रहे हैं नो अनमैरिड मैन इज मैरिड, ये इसलिए सॉरी ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, इसमें बैचलर्स की जगह अनमैरिड लिखें तो ऑल अनमैरिड आर अनमैरिड, ये कहा जा रहा है। ठीक है, ये तो मैं मानता हूँ ऑल अनमैरिड आर अनमैरिड, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि बैचलर्स और अनमैरिड रेफर टू द सेम थिंग, दे आर सिनोनिम्स, ये कहाँ से लाया। अब ये कहाँ से आ सकता है, इसके आंसर्स क्या हैं। Perhaps such a notion could be provided by means of a definition, having it that two terms are synonymous if they can be defined in terms of one another। If the definition of unmarried is that unmarried is something that's a bachelor, yeah, if the definition of bachelor is that bachelor is something that is unmarried,
then we can say that they are synonymous. Will that work, Ustad? Okay. Quinn asks a question there. If that is the case, what are definitions based on? It's a rhetorical question. He does not want an answer from you. He tells you the answer. He tells these definitions that bachelor is unmarried man. ये जो definition है bachelor word की, ये empirical observations by lexicographers की है. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूजर्स किसी लैंग्वेज के दे ट्रीट सर्टेन एक्सप्रेशंस एज सिनोनिमस such that one can be used as a definition for another. ऐसे ही ये होता है. आप बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हजरत ठीक है. कोई कहते हैं खुदा आपने अपने लिए एक वो एपिट जिसमें अब आप गिरेंगे. कैसे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन? अब आप डेफिनेशन को भी सिनोनिमिटी से डिफाइन करेंगे एंड दैट सर्कुलर. So without invoking circularity, you cannot explain synonymy. हो गया पहला मसला. तो ये नहीं हो सकता. If definition will not explain synonymy, what else? Let's go back to जो हमें फ्रेगे के यहाँ सीखा था. Intersubstitutivity without changing the truth value. ये हो सकता है. One can leave aside trivial cases such as the failure of intersubstitutivity of unmarried man and bachelor and statements like bachelor has 8 letters. तो obviously यहाँ पे bachelor की जगह unmarried man हम नहीं लिख सकते. Unmarried man doesn't have 8 letters. इन examples को अगर छोड़े and note more interesting fact that heteronymous terms, that is non-synonymous terms, can be intersubstituted without changing the truth value. For example, the morning star वाला example जो था, the morning star is evening star, गंगाधर ही शक्तिमान है. वैसे statement में the morning star when it replaces the evening star and the evening star is Venus. तो यहाँ पे अब this shows intersubstitutivity is not sufficient for synonymy. फिर से इसको समझें. One can leave aside trivial cases. कि भूल जाए इनको 2 मिनट के लिए कि intersubstitutivity of unmarried man and bachelor in bachelor has 8 letters. And note the more interesting fact कि heteronymous terms भी यूज हो सकती है. नॉन सिनोनिमस टर्म्स, क्योंकि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार सिनोनिमस टर्म नहीं है. येट दे कुड बी यूज्ड इन अ सेंटेंस सिनोनिमसली. जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला स्टेटमेंट, ब्लैंक डैश 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 इज वीनस. इसमें यू कैन राइट द मॉर्निंग स्टार, इसमें यू कैन राइट द इवनिंग स्टार. तो हमारा दूसरा तरीका भी फेल हो गया सिनोनिमिटी को एस्टैब्लिश करने में. कहने का मतलब इंटर सब्स्टिट्यूटिविटी इज नॉट एनफ टू एक्सप्लेन सिनोनिमिटी, क्योंकि ये देखें हमारे सामने एग्जांपल है जहाँ पे सिनोनिमस टर्म्स नहीं थी लेकिन सिनोनिमसली यूज हुई. कहना क्या चाह रहे हैं कोई? हमसे कहना चाह रहे हैं कि सर होकस पोकस है. बट इज देयर एनी अदर वे? देयर इज वन मोर वे कि ये जो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स दे आर नेसेसरी बिकॉज नेसेसरली ऑल बैचलर्स आर बैचलर्स. अब ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बट इफ यू डोंट गेट इट इन वन गो लीव इट. ये देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब इट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्वेन. नाउ नेसेसरली ऑल बैचलर्स आर बैचलर्स, ये ट्रू है? क्वेन इज लाइक यस, दिस इज ट्रू. Then if bachelor and unmarried man are intersubstitutable without changing the truth, then we can say necessarily all bachelors are unmarried men. This is also true. And this in turn allows us to say all bachelors are unmarried men. This is analytically true. We did not have to refer to any experience.
तो सिनोनिमिटी प्रूव होगी। खैर अगर आप इफ यू स्किप इट कोई बात नहीं, क्योंकि क्वीन इसको होकस पोकस कहते हैं, ये सब बकवास कर रहे हो। ये किस ग्राउंड पे कहते हैं कि on the grounds that talk of necessity already presupposes a notion of analyticity, and that in any case modality is in his view deeply suspect. He also rejects Carnap's attempt to show that even if the notion of analyticity is too vague in ordinary language, in formal language can be constructed. इसको कर सकते हैं हम, हाँ. This notion is not of course a notion of analyticity, only of analyticity in a constructed language. इसको क्वीन कैसे टैकल करते हैं, आपने खुद एक लैंग्वेज अब बनाई जहाँ पे आपने इस मसले को हल किया, तो ये लैंग्वेज में हल नहीं हुआ, या आपकी लैंग्वेज में हल हुआ बस क्वीन का। यहाँ पे समझने वाली बात एक है बस, कि क्वीन रिजेक्ट कर रहे हैं पहली डॉगमा को, कि एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट अलग चीज़ें हैं। ये रिजेक्ट कर रहे, दैट्स द थिंग यू नीड टू रिमेंबर फॉर नाउ। आगे के लिए चलते हैं। अगर एनालिटिक और सिंथेटिक स्टेटमेंट्स में डिस्टिंक्शन नहीं है, बिकॉज द नोशन ऑफ एनालिटिक statement is an incoherent notion, the necessary conclusion then is all statements are synthetic. Statements analytic नहीं है तो सब स्टेटमेंट सिंथेटिक होंगे। लॉजिक और मैथमेटिक्स भी सिंथेटिक है तब। कोई कहते हैं सो बी इट, कोई दिक्कत नहीं है। कांट ने तो एक ज़माने पे कहा भी था, सो क्वेन इज कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही यूजेस अ मेटाफर टू एक्सप्लेन इट। मेटाफर मतलब एक छोटा सा वो जो थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप, जैसे केव वाला एग्जाम्पल था, आयरनी ऑफ केव। सो आयरनी ऑफ वेब ये यूज़ करते हैं। द मेटाफर ऑफ केव प्लेटो का था, तो मेटाफर ऑफ वेब ये यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको इनका हॉलिज्म का कंसेप्ट समझ आएगा। मैं इन तीनों चीज़ों को रिपीट करूँगा कुछ देर में इन इजी लैंग्वेज, बट अभी ग्रेलिंग को समझते हैं क्या कह रहे हैं ये इस मेटाफर में। इट्स कॉल्ड द आइडिया ऑफ वेब, वेब ऑफ बिलीफ। इसको आप कोई एक बॉल की तरह समझे, एक वेब की तरह समझे, एक एक वेब ऑफ थॉट्स की तरह समझे मेंटली, जिसकी बाहर की जो फ्रिंजेस है ना, एंड ओनली दोज आउटर फ्रिंजेस आर इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द वर्ल्ड। बाहर की सतह जो ये बॉल आपने दिमाग में बनाई, इसकी सिर्फ जो बाहर की सतह है वही दुनिया के कांटेक्ट में है। ओनली दोज आउटर फ्रिंजेस आर इन कांटेक्ट विद द वर्ल्ड थ्रू द सेंसरी स्टिमुलेशंस। तो जितना भी दुनिया में हम देखते हैं ये सिर्फ इसकी बाहर की सतह को अफेक्ट करता है। एंड वेन देयर फॉर आवर स्टेटमेंट्स आर रिवर्सिबल इन द लाइट ऑफ एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कुछ नया, इसको आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा एडिट कर रहा हूँ, कोई ये नहीं कहते, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। टेक इट एज ए रिफ्लेक्शन। ये जो बाहर की सरफेस है, सिर्फ बाहर की सरफेस रिफ्लेक्ट कर सकती है, अंदर का कुछ नहीं पता हमको अभी। बाहर ब्लू चीज़ें थी, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बॉल वुड बी ब्लू नाउ, but we can change it. If the outside world is red now this ball would appear to be red. ये कह रहे हैं क्वेन कि it is in direct contact with the outer sensory stimulations caused by the world, and when therefore our statements are revisable in the light of that experience. When the outer world changes, this ऊपर वाली सतह of web changes. But the deeper we go into the web, the less and less effect that impact has. बाहर जो ये रेड से अब ग्रीन हो गया, तो हमारी वेब ऑफ बिलीफ, इसका जो बाहर की सतह है वो थोड़ी सी चेंज होगी। अब ये पहले रेड थी अब ग्रीन होगी, लेकिन अंदर फर्क नहीं पड़ेगा इन द डेप्थ ऑफ इट। सो दैट एट द सेंटर ऑफ द वेब द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स दे स्टिल स्टैंड। दैट मीन्स हमने जो स्टैंड लॉजिक और मैथ्स पे चीज़ें खड़ी की थी वो बाद में पता चल सकती है वो गलत साबित हुई, लेकिन जो इंटीरियर थॉट है जिसपे वो खड़ा है सब कुछ, वो अभी भी खड़ा है, वो साबित ही है, बिकॉज दे आर अनरिवाइजेबल। अब बट ए बिगर इम्पैक्ट, अब कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट है जो सिर्फ सरफेस पे टच नहीं करेगा, वो अंदर भी जा सकता है। इफ दैट वेयर टू हिट योर वेब, द शॉक वेव्स माइट penetrate even as far as the statements of logic. Even logic can then be questioned.
आप समझ गए होंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं. This view is a form of Queenian holism, Holism, holism. The idea that the web of belief hangs together as an integrated whole and sustains itself as a whole. It challenges the other dogma. And what was that dogma? Reductionism. The thesis that individual statements in scientific theories are supported or undermined by particular observations relevant to them. Queen's holism resists this by arguing that our statements about the external world face the tribunal of sense experience not individually but as a body together. ये भी आप कुछ देर में आराम से समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, तब रिजेक्ट होगा तो पूरा होगा एक साथ, एक्सेप्ट होगा तो पूरा होगा एक साथ एक्सेप्ट. Scientific statements are not separately vulnerable because it's only jointly as a theory that they imply their observable consequences. It is a consequence of Quane's skepticism about meaning that one cannot say that the meaning of a sentence is the proposition it expresses, which had seemed a natural thing for some to hold. क्या था natural thing लोगों के लिए? कि किसी भी sentence की meaning is the proposition it expresses. कि ये कहना क्या चाह रहा है वही इसकी meaning है. Cat is on the mat is actually telling us that real world में there's a cat on a mat. Yeah. In particular, when we translate between languages and talk of sentences in different languages, meaning the same, what we take ourselves to be saying is that the sentence expresses the same proposition. जैसे cat is on the mat and हम अब इसको कश्मीरी में बोले या उर्दू में बोले, बिल्ली मैट को क्या बोलते हैं, वट एवर. ये एग्जाम्पल लेते हैं स्नो इज़ वाइट. स्नो इज़ वाइट मतलब बर्फ़ सफ़ेद है. ये दोनों statements mean the same. Why? Because they refer to the same proposition outside. So ये कहते हैं क्वेन कि इसमें मसला है. Quinn argues, consider a difficulty about translating from another language if you have nothing to help you but the empirical evidence of the native speakers. क्या मसला होगा? ट्रांसलेशन मैनुअल जिसके बेसिस पर आप ट्रांसलेट करते हैं वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? ऑन द बेसिस जिसकी जो जिसका एविडेंस नहीं है स्ट्रांग. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कुछ लोकल्स को, यू आर एन इंग्लिश मैन और आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, तो लोग हिंदी में या उर्दू में बात कर रहे हैं एंड दे से एवरी टाइम दे सी a rabbit, they say खरगोश. Every time they see a rabbit, खरगोश. And they point towards it. आप एक अंग्रेज है, आपको नहीं पता खरगोश क्या होता है. आप बस देख रहे हैं कि इन्होंने रैबिट बोला, ये सॉरी रैबिट आया और इन्होंने खरगोश बोला हर बारी. The evidence does not settle for you whether they mean rabbit. आपको लग रहा है ये, but otherwise it is not that. Quinn is arguing. कह रहे it does not settle the fact that they mean rabbit when they say खरगोश. They could even mean a good food is coming. Rabbit can be good food in their language, and that's why they are actually saying good food. And for that, the word is khargosh. Or they can be saying the beast of an evil omen. Because this example focuses on a single word whose reference cannot be fixed precisely in the translator's language, Quinn describes this as inscrutability of reference. And Queen takes it that translation of theoretical sentences of the native speaker's language will not be merely underdetermined but indeterminate, in that they will always be equally satisfactorily translated by two or more sentences of translator's own language.
what the indeterminacy of translation shows is that the notion of prepositions as sentence meanings is untenable. ये अगर यहाँ से नहीं समझ आएगा 2 मिनट में समझ आ जाएगा आपको. ग्रेलिंग मुकम्मल हो गया. मैं इसको रिपीट करता हूँ इन क्विकली इन 2 मिनट्स कि हमने एक्चुअली सीखा क्या. इस पूरे फलसफे में हमने एक्चुअली सीखा क्या, मैं आपको वो बताता हूँ. हम 2 डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म वाला पेपर इनका देख रहे थे, और 2 डॉगमा क्या है. पहली डॉगमा के एनालिटिक और सिंथेटिक प्रोपोजिशन के बीच में डिस्टिंक्शन है या नहीं. एम्पिरिसिस्ट्स का मानना है कि डिस्टिंक्शन है. देयर इज अ डाइकोटमी बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक प्रोपोजिशंस. ये अलग अलग चीज़ें हैं. एनालिटिक प्रोपोर्शंस मीनिंग ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करते हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस का रोल नहीं होता. सिंथेटिक स्टेटमेंट, सिंथेटिक प्रोपोजिशंस फैक्चुअल है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. क्वीन का कहना ये था कि देयर इज नो फंडामेंटल डाइकोटमी बिटवीन सिंथेटिक एंड एनालिटिक. वो ये कह रहे थे. ये कह रहे हैं कि एम्पिरिसिस्ट्स प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाते हैं एनालिटिकल स्टेटमेंट्स को. He says modern empiricist has explained analytic proposition in two ways, जो हमने उस किताब में देखा. कोई इन दोनों को अलग अलग रिफ्यूट करते हैं. पहला क्या था कि लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रोपोजिशन, कि एनालिटिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रू बाय डेफिनेशन. जैसे बैचलर इज अनमैरिड मैन कैन बी एक्सप्लेन जस्ट बाय इट्स मीनिंग, कि बैचलर इज डिफाइंड एज अनमैरिड मेल. तो वो हमने देखा उन्होंने कैसे उसको सर्कुलर रीजनिंग से रिजेक्ट किया. Quinn contends that bachelor cannot be defined as unmarried male. It depends upon the experience of a linguistic behavior. As linguistic behavior changes, relation between words can also change. Therefore, analytical propositions cannot be explained on the basis of definition. दूसरा क्या था? Cognitive synonymity. Bachelor is unmarried male. Empiricists क्या कहते हैं? That there is a synonymity हमारे दिमाग में. Both these terms refer to the same thing, bachelor and unmarried male. So that's why it's an analytic proposition. क्वीन ने इसको भी रिजेक्ट किया. क्वीन ने क्या कहा कि कॉग्निटिव सिनोनिमिटी इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड वुड बी इवेंचुअली कंटिंजेंट एंड नॉट नेसेसरी. वी हैव टू नो एम्पिरिकली that bachelor and unmarried indicate one and the same thing. As a matter of fact, the relations between bachelor and unmarried male also changes. है तो इसमें भी आपको एम्पिरिकल इल्म चाहिए दोनों केस में. तो इसीलिए एनालिटिकल उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में आप कह रहे थे. तो ये साबित क्या कर रहे हैं इस सब में कि हर एक चीज़ सिंथेटिक ही है फाइनली. एक तरीके से ये कह रहे हैं. तो ही बिकेम एन एम्पिरिसिस्ट ऑफ ए ग्रेटर लेवल, कि उन्होंने अब तो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स को भी सिंथेटिक ही बना दिया कि इसमें भी एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत है. देयरफॉर इन बोथ केसेस देयर इज रोल ऑफ एक्सपीरियंस. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. In case of definition, we must have experience of linguistic behavior, while in the case of cognitive synonymity, we must have factual experience of the social setup. So, therefore, no analytical proposition in the strictest sense is analytic. ये थी 2 डॉगमास की क्रिटिसिज्म पहले वाले डॉगमा की. दूसरा भी ऐसे ही सिंपली आपको अब अंडरस्टैंड होगा, रिडक्शनिज्म. क्वीन के हिसाब से दूसरा डॉगमा क्या है एम्पिरिसिस्ट्स का? रिडक्शनिज्म. रिडक्शनिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंपल फैक्ट्स में डिवाइड करना और सिंपल फैक्ट्स को वेरीफाई करना बाय एक्सपीरियंस. आप इसको लॉजिकल एटमिज्म से पैरेलल ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं ये. क्वीन रिजेक्ट करते हैं इसको. ही मेंटेन्स दैट कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इनटू एलिमेंट्री फैक्ट्स. ये कह रहे थे वो. ये कहते हैं कि नॉलेज इज अ सिस्टम which works as an integrated whole. It is not possible to verify atomic facts in isolation of the whole system. No fact can be verified unless all the relevant facts are verified simultaneously by way of experience. The facts which cannot be verified empirically are meaningless for Quine. ये हो गई उनकी क्रिटिसिज्म ऑफ 2 डॉगमास. इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है कि क्वीन कहते हैं दैट ऑल आवर नॉलेज इंक्लूडिंग साइंस एंड फिलॉसफी, इट इज़ ऑल ए फैब्रिक विच वी मेक आवरसेल्व्स.
based on limited data which is available to us. We are able to construct the whole theory covering the world by interconnection of all of these sentences. Hence, if there is a fundamental change in our experience, जो वो बाहरी सतह को ही नहीं, जो पूरे अंदर तक उस वेब ऑफ थॉट को चेंज कर सके, we may have to reverse all of our knowledge, revise all of our knowledge, even logical truths. They are subject to change. इसके अलावा और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इनके फलसफे के? एक blurring of the boundary between speculative metaphysics and natural science, और एक शिफ्ट टूवर्ड्स philosophy which is called pragmatism. तो ये दोनों चीज़ें इनमें दिखती है, नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, तो स्किपिंग दैट. Yet now you would see that even if he is a critique of empiricism, he remains an empiricist because he agrees on such principles which are cardinal to empiricism. The evidence of all our knowledge is ultimately based on experience. So this is plain and simple empiricism. And we can explain, we construct meaning and language on the basis of experience. ये दोनों इनको एक staunch empiricist बनाते हैं. हकीकत नटशल में ये है कि इन्होंने कुछ प्रिवेलिंग थियरीज एम्पिरिसिज्म की रिजेक्ट की. क्योंकि वो एंटायरली एम्पिरिकल नहीं थी इनके हिसाब से. इन्होंने उसको प्योर एम्पिरिकल बना दिया, एंड दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड ए रेडिकल एम्पिरिसिस्ट. इज ही विदाउट एनी क्रिटिसिज्म? ऑब्वियसली फिलोसफर्स वुड क्रिटिसाइज ईच अदर. स्ट्रॉसन इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और इंशाल्लाह स्ट्रॉसन कल हम देखेंगे, और उसके साथ हम मुकम्मल करेंगे हमारा वेस्टर्न फ़लसफ़ा इंशाल्लाह. सो दैट वुड बी ऑल.